तो मिडिल क्लास के लिए क्या है? ऐसे में पहली बार तो ये समझना होगा कि इस बजट का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। हम लोगों ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत विकसित कब होगा? जब भारत का हर एक राज्य विकसित होगा, जब मेरा बिहार विकसित होगा, मेरे बिहार का हर एक जिला विकसित होगा, मेरे बिहार का हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव, हर एक घर, हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति विकसित होगा। हर व्यक्ति की जब प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होगा, राज्यों के राजस्व में इजाफा होगा, तब जाके हम लोग एक विकसित देश के निर्माण की हम लोग कल्पना कर सकेंगे। ऐसे में दूरगामी सोच के साथ बजट को तैयार करना जरूरी है। पिछली बार का बजट आया तो उसमें दुनिया भर का विपक्ष ने रोना शुरू कर दिया कि भैया ये तो चुनाव की दृष्टि से लाया गया बजट है, बहुत पॉपुलर बजट इसको तैयार किया गया है, इसमें से बिहार 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 का ही जिक्र है। विपक्ष को इस बात की शिकायत थी कि बिहार के लिए बजट में क्यों इतना सोचा गया, और इस बार के बजट से विपक्ष को शिकायत इस बात की है कि भैया बंगाल, तमिलनाडु, असम में चुनाव है तो क्यों नहीं उन राज्यों के लिए सोचा गया। जबकि हकीकत है, मैंने, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री ने कभी भी हम लोगों ने चुनावी दृष्टिकोण से बजट को तैयार करने की सोच नहीं रखी। और ये बजट भी अगले 25 साल को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। क्यों 25 साल? क्योंकि ये 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला क्वार्टर समाप्त हो चुका है। 2000 से लेके 2025 तक का क्वार्टर समाप्त हो गया। अब दूसरा क्वार्टर 2026 से लेके 2050, फिर 2051 से लेके 2075। तो जो दूसरा क्वार्टर चल रहा है, इसी क्वार्टर में 2047 भी आएगा। और जो हम लोग का लक्ष्य है कि तब तक भारत एक विकसित देश बने, ऐसे में अगले 25 साल की सोच के साथ तैयार किया गया ये पहला बजट है। और इस बजट में जहां अगले 25 साल का विजन है, तो अगले 5 साल की प्लानिंग है और 1 साल का बजट डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला ये बजट है, जिसमें हर एक वर्टिकल पे ध्यान दिया गया है। जहां इसमें महिलाओं की बात की गई है, तो वहीं युवाओं के लिए कैसे अलग अलग क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, इसमें स्वास्थ्य पे भी बल दिया गया है। 5 रीजनल हेल्थ हब्स की इसमें बात की गई है, जो कि क्लस्टर के तौर पर देश भर में विकसित किए जाएंगे। इसमें शिक्षा पे बल दिया गया है। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का इसमें जिक्र किया गया है, जो कि अगेन क्लस्टर्स बना के उनको डेवलप किया जाएगा। इसमें महिलाओं का, खास तौर पे ऐसी महिलाएं जो एक विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहती हैं, जब वो देश दुनिया के किसी कोने में जाए, शिक्षा के लिए, अपने कार्यों के लिए, रोजगार के लिए, उनको रहने की दिक्कत ना आए। हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में विमेन हॉस्टल खोलने का प्रावधान इसमें किया गया है, ताकि वो सुरक्षा के भाव से वहां पर रहते हुए अपने भविष्य की वो तैयारी कर सके। टूरिज्म को इसमें बढ़ावा दिया गया है, तो वहीं चैंपियन एमएसएमईज का इसमें जिक्र किया गया है, जहां पे लघु छोटे उद्योगों को किस तरीके से हम लोग मजबूती दे सके। ये वो सेक्टर है जिसको हमेशा मेरी सरकार ने रीढ़ की हड्डी के रूप में मानने का काम किया है। कोरोना जैसी महामारी भी जब थी, तो उस वक्त भी सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर पे ध्यान दिया गया, तो वो हमारे लघु मध्यम उद्यमियों के ऊपर ही है, एमएसएमई के ऊपर, कि उनको किसी तरीके की दिक्कत ना आए। उनको कैसे हम लोग और बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि उनके माध्यम से और ज्यादा रोजगार के अवसर, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके। टूरिज्म पे बल दिया गया है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे बल दिया गया है, सेमीकंडक्टर्स पे इसमें बल दिया गया है। तो वहीं
जहां एक तरफ विरासत को संजोने की बात की गई है, कल्चरल हेरिटेज जितने हैं उसको कैसे हम लोग प्रमोट कर सकें, विरासत को बल देने की बात की गई है, तो वहीं विकास पे भी बल देने की बात की गई है। अंतरिक्ष में के माध्यम से टेक्नोलॉजी के उपयोग से किस तरीके से हम लोग देश को आगे लेकर जा सकें, तो वहीं ग्रामीण व्यवस्था को भी हम लोग कैसे मजबूती दे सकें। टायर 2, टायर 3 सिटीज का इसमें जिक्र किया गया है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कैसे मजबूत करें। तो मैं ये मानता हूं कि एक विकसित भारत के निर्माण में तैयार किया गया ये एक सशक्त, एक मजबूत बजट है, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी का विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि ये एक कंटिन्यूटी, एक स्थिरता का बजट है। आज की तारीख में जहां ग्लोबली कई तरीके की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं दुनिया के सामने, तो वहीं हमारा देश सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उसको समझना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो हम लोग सही कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से आज भी देश सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आने वाले दिनों में ये और ज्यादा मजबूत होगी इस बजट के माध्यम से, मैं ये मानता हूं। और आज देश दुनिया हमें रिकॉग्नाइज कर रही है हमारी स्टेबिलिटी के लिए, हमारी कंटिन्यूटी के लिए। ये भी मुझे लगता है संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा होगा जबकि एक ही वित्त मंत्री ने 9वीं बार बजट पेश किया है। शायद 9वीं बार कोई वित्त मंत्री ने बजट दिया हो, पर कंटिन्यूटी में एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 9वीं बार बजट पेश किया हो, ये दुनिया में हमारे देश की स्थिरता को दर्शाता है, नीतियों की कंटिन्यूटी को दर्शाता है। इस बार वित्त मंत्री साहिबा ने वापस से उन बातों को रिपीट नहीं किया कि हम लोगों ने इस योजना में इतना दिया, इस योजना में इतना दिया, क्योंकि वो कंटिन्यूटी का हिस्सा है। मनरेगा में जितना अलॉटमेंट होता था उससे कहीं ज्यादा बढ़ाकर इस बार जी राम जी में दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष ने दुनिया भर का भ्रम हो हल्ला मचाने का काम किया। ऐसे में ये बजट आने वाले 25 सालों को मद्देनजर रखते हुए विकसित भारत के निर्माण में, इसमें जहां राज्यों को भी ज्यादा राहत दी गई है, एट द सेम टाइम फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में राज्यों की जिम्मेदारी को भी और ज्यादा मजबूत किया गया है। और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारी सरकार विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हो रही है। और आप आने वाले दिनों में देखिएगा 47 में जब हम लोग विकसित देश की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी नींव में इस साल का ये बजट हमेशा याद किया जाएगा। इसके लिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। अब अगर आप लोगों के कोई सवाल हो जी